परम सम्मानीय दर्शकों, आपका स्वागत है। अभी बहुत सारे लोग ये बात जानना चाहते हैं कि भाई चार धाम यात्रा कैसी होती है, या बद्री विशाल, केदारनाथ धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये जाने के लिए क्या करना चाहिए, और आखिरकार उत्तराखंड की व्यवस्था कैसी है, देवभूमि कैसी है, और वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का प्रशासन कैसा है, मौसम कैसा है, और किस तरह से यात्रा करनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे सवाल सभी के मन में। तो आशा है कि मेरा ये जो वीडियो आप पूरा देखेंगे, ये आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देगा कि आपको किस तरह से सावधानी रखना है, कैसे यात्रा शुरू करनी है, और आपको आखिरकार वहां तक पहुंचना कैसे है। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं कि जब भी आप चार धाम यात्रा के लिए निकले तो सबसे पहली जरूरी चीज है वो है रजिस्ट्रेशन। क्या है? रजिस्ट्रेशन। आपको एक निर्धारित रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तभी आप चार धाम की यात्रा कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि आपके पास रजिस्ट्रेशन है, टिकट है, आपके पास आपकी परिचय की एक महत्वपूर्ण, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया और ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, परिचय पत्र हो गया, ये रखना ज़रूरी है। हालांकि बहुत ज़्यादा ये पूछा नहीं जाता, लेकिन रजिस्ट्रेशन ज़रूर देखा जाता है। कई बार आपकी पहचान की चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन अब बात आती है, आपका रजिस्ट्रेशन है, टिकट है, आप यात्रा के लिए निकल पड़े। अब आप यात्रा के लिए जब निकल गए तो उत्तराखंड, जिसको देवभूमि कहा जाता है, वो वहाँ के लोग कैसे हैं, पहला सवाल ही आता है। और वहाँ का प्रशासन, जैसे आप थोड़ी देर के लिए मैं मानता हूँ कि नैरेटिव कैसे सेट किया जाता है, वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। एक रील आई, उस रील में बताया गया कि कुछ लोग लड़ते हुए दिखा दिए गए, ये बता दिया गया कि भाई यहाँ पे लोग मर रहे हैं, बहुत तेज बर्फ के सीन आ गए, कभी बता रहा जा रहा है कि प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, और ऐसी ऐसी चीजें बताई जा रही हैं कि कुछ लोग घोड़े पे चढ़ रहे हैं, कुछ लोग पालकी पे चल रहे हैं, या फिर ये बताया जा रहा है कि आपको ऐसी चीजें दिखाई जा रही हैं जिससे आपको ऐसा लग रहा है कि यार हम यात्रा ना करें तो बेहतर है। या आपको ऐसा दिखाया जा रहा है कि साहब वहाँ के लोग बहुत क्रूर हैं, प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे कदम कदम पे आपको जो है ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा जो आपने कभी नहीं देखी होंगी। अगर आपके मन में भी ऐसा सवाल है और अपनी यात्रा जो आप पोस्टपोन करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आप पहली चीज़ तो ये है कि ये रील देखना बंद कर दीजिए। उत्तराखंड मतलब जैसे ही आपने देवभूमि की यात्रा प्रारंभ की और जैसे ही आप पहाड़ों पे पहुंचे, तो आप निश्चित मानिए पहाड़ियों जैसा सरल, पहाड़ियों जैसा सज्जन और पहाड़ियों जैसा मददगार व्यक्ति आपको दोबारा कोई नहीं मिलेगा। मेरी बात फिर से समझिएगा। पहाड़ी जो व्यक्ति होता है ना, वो बहुत प्यारा व्यक्ति है और वो आपकी हर कदम पे मदद करने के लिए तैयार है। अब सवाल उठता यह है कि प्रशासन के लोग, कोई बता रहा है कि वहाँ पे नारेबाजी चल रही है, कोई बता रहा है कि प्रशासनिक व्यवस्था नहीं मिल रही है, ये सब भ्रम है। पहाड़ का एक एक पुलिस वाला, पहाड़ में मंदिर प्रशासन की व्यवस्था में लगा व्यक्ति आपको इतना अच्छा मिलेगा, वो आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं ये लोग जो है आपको जबरन परेशान कर रहे हैं। लेकिन अब क्या होता है, अब आप धार्मिक यात्रा के लिए निकले साहब, धार्मिक यात्रा का मतलब समझ लीजिए, धर्म की यात्रा जब आप निकलते हैं तो आपको चार चीजें छोड़नी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह छोड़ दीजिए और ईश्वर पर भरोसा रखिए, और ईश्वर पर भरोसा रखकर यात्रा कीजिए। आपका सिर भी नहीं दुखेगा साहब। आपको बता दूं उत्तराखंड की व्यवस्था क्या है। जैसे ही आपकी गाड़ियां चलती है ना, तो हर जगह मेडिकल कैंप लगे हैं, आपका शुगर फ्री चेक कर रहे हैं, आपका बीपी चेक कर रहे हैं, आपको इवन ये बता रहे हैं कि साहब आपकी जो है स्थिति वो यात्रा करने लायक है, या वो बता रहे हैं कि आपकी स्थिति यात्रा करने लायक नहीं है। इससे ज्यादा भरी ठंड में कोई व्यक्ति आपके लिए क्या मदद कर दे। अब आपको एक बात बताता हूं, जब आप पहाड़ों की यात्रा कर रहे हैं ना साहब, आपको लाइट मिल रही है। पहला, जब मैं सन 1996 में, जब सन 10वीं कक्षा में था, तब पहाड़ों की यात्रा करना कितना कठिन था आप अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन आपको इस समय हर जगह विकास और डेवलपमेंट की ऐसी ऐसी इबारतें दिखेंगी, प्यारी से प्यारी सड़कें हैं, हर जगह लाइटिंग है, पहाड़ तक में लोग रह रहे हैं। वहां पर आपको ऐसा लगेगा कि हर जगह जनमानस है, हर जगह खाने पीने की व्यवस्था है। तो इस समय में बहुत वहाँ की उत्तराखंड सरकार ने इतना भव्य डेवलपमेंट किया है, आपको वास्तव में लगेगा कि यहीं पर आने के बाद सारा का सारा डेवलपमेंट है। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात यह है कि जब आप जाते हैं तो वहाँ पर आप केदारनाथ स्वामी चले जाइए, बद्रीनाथ धाम चले जाइए, वहाँ पर सरकार ने आपको फ्री ऑक्सीजन के लिए भी मंदिर के जस्ट पास सरकार ने व्यवस्था की है कि अगर फ्री ऑक्सीजन है तो आप यहाँ से ऑक्सीजन ले सकते हैं। इससे ज़्यादा आपके लिए क्या व्यवस्था कर दी जाए। बस थोड़ा सा दर्शन में 1-2 घंटा इधर उधर लग सकता है, वो एक अलग विषय है, लेकिन पहाड़ी जैसा सरल आदमी आपको नहीं मिलेगा।
उत्तराखंड की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो वास्तव में साधुवाद की पात्र है। अब एक बात बताता हूँ मैं आपको, आप नॉर्मल जगह पे रहते हैं साहब, तो आप थोड़ी दूर निकलते हैं तो आप सपाट जगह पे चलते हैं, लेकिन वहां पे जो आप जा रहे हैं वो पहाड़ियों के बीच में यात्रा कर रहे हैं, राउंडेड भूमि है, फिर आप पैदल भी चल रहे हैं, तो आप थके हुए हैं। आप जब थके हुए हैं तो आपको ऐसा पुलिस चौकी नहीं मिलेगी, लेकिन आपको साहब गर्म कपड़े में पुलिस वाले जो है सहायता करते हुए मिलेंगे। वो हर आदमी को ताकीद देते हैं कि साहब आपकी यात्रा मंगलमय हो। आपको एक बात बता रहा हूँ कि पहाड़ों का बिजनेस जो है वो घोड़ा है, पिट्ठू है, पालकी है। साहब आप नेगेटिव नैरेटिव मत सेट कीजिए। आप अगर भगवान का दर्शन करना चाह रहे हैं तो आप खच्चर पे बैठ के यात्रा कर लीजिए, पिट्ठू में बैठ के यात्रा कर लीजिए, पालकी में बैठ के यात्रा कर लीजिए। इस बात से आपकी आस्तिकता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाने वाला। लेकिन लोग जब बोलते हैं कि वीडियो उठाकर कि ऐसा आदमी बैठा है, 80 किलो वजनी आदमी बैठा है, साहब किसी की क्या परेशानी हो सकता है, वो शुगर पेशेंट हो, हार्ट पेशेंट हो, वो लेकिन फिर भी वो भगवान के दर्शन करने जा रहा है। आप पैदल यात्रा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई अगर दूसरा व्यक्ति घोड़ा, पिट्ठू या पालकी में यात्रा कर रहा है तो हो सकता है उसकी शारीरिक असक्षमता हो। तो आप इस आधार पे बिल्कुल भी अंदाजा मत लगाइए। अगर आपका शरीर अलाउ नहीं करता तो आप खच्चर पे बैठ के यात्रा कर लीजिए, पिट्ठू में बैठ के यात्रा कर लीजिए, या आप पालकी में बैठ जाइए। सब इस यात्रा के चलते क्या होता है, अगर आप ये बैठकर भी यात्रा कर रहे हैं तो इसका मतलब है नहीं कि ईश्वर आपको दर्शन देने से मना कर देगा। पुराने समय में जो था, जैसे भी आप पहाड़ चले जाइए तो पहाड़ में जो सामान का ट्रांसपोर्टेशन है, जहाँ पर सरकारी मशीनरी जो है जहाँ पर रुक जाती है, वहाँ पर ये खच्चर में सामान रखकर ट्रांसपोर्ट होता है। ये पहाड़ियों का बिजनेस है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि कहीं पर भी आप जो है किसी भी बिजनेस को प्रभावित मत कीजिए। घोड़े के आधार पर भी बिजनेस प्रभावित मत कीजिए। आप पालकी और पिट्ठू के आधार पर किसी का बिजनेस प्रभावित मत कीजिए। पहाड़ियों का ये बिजनेस है साहब, तो वो अपना व्यवसाय कर रहे हैं। अगर आप ऐसे नेगेटिव नैरेटिव सेट करते रहेंगे तो पहाड़ों का विकास कैसे होगा। हम केवल 4 से 6 महीने की यात्रा है। शासन प्रशासन हर स्तर पर आपकी मदद करने के लिए लगा हुआ है। वो आपका फ्री चेकअप कर रहा है, वो आपको ऑक्सीजन दे रहा है, वो आपके घोड़े वालों को भी अंकुश व्यवस्था बनाकर रखता है। लेकिन अब ऐसा होता है कि हर 100 मीटर के दायरे पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कि आपको पुलिस मिल जाएगी, या वहाँ पे ट्रैक जो है कहीं 7.5 किलोमीटर के, कहीं 22 किलोमीटर के, लेकिन फिर भी आपको पुलिस की जो है मन मुताबिक व्यवस्था मिलती है। दूसरी बात, पहाड़ों पर यात्रा करने से पहले आप खुद पहाड़ों जैसा दृढ़ हो जाइए। आप अपने साथ प्रॉपर जैसे कपूर रखिए, अजवाइन रखिए, लेकिन आपको ऑक्सीजन की व्यवस्था मिल रही है। तो साहब ये जो पहाड़ों के क्षेत्र में अगर आपने यात्रा करना तय किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिना स्ट्रांग हुए यात्रा कर पाएंगे। नीचे हर लेवल पे आपको बताया जा रहा है चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध है, हर जगह आपके लिए सहायता उपलब्ध है। तो मैं मानता हूं कि किसी भी तरीके से आपको नेगेटिव नैरेटिव के चक्कर में मत पड़िए। फर्जी रील्स देखना बंद कीजिए। बद्री विशाल केदारनाथ स्वामी पे भरोसा रखिए। गंगा माई यमुनोत्री मात्रा पे भरोसा रखिए। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं, गंगा माई करोड़ों लोगों की लाइफलाइन है, यमुना माई करोड़ों लोगों की लाइफलाइन है, जिनके चलते बहुत बड़ी बड़ी सभ्यताओं का विकास हुआ। आप उनके दर्शन करने जाओगे तो आप परेशान हो गए, ऐसी बात नहीं है। 80, 85, 90 साल का व्यक्ति अगर जाता है तो वो खुद इतना स्ट्रांग होगा ना तब जब वो यात्रा कर रहा है। 100 में से एक घटना, 100 में से एक परेशानी तो होती है साहब, लेकिन 99 लोग प्रसन्न होकर आते हैं। मेरी पहाड़ों की यात्रा बहुत सुखद रही। मुझे वहां मिला हर एक व्यक्ति, चाहे प्रशासन का व्यक्ति, चाहे पहाड़ी व्यक्ति, उनके जैसा सरल व्यक्ति कोई नहीं मिला। तो मैं मानता हूं कि आप पहाड़ों में जाने के बाद पहाड़ियों के भी जो है उनके प्रति आपके अच्छे विचार उत्पन्न होंगे। तो मैं हमेशा ही मानता हूं कि आप पहाड़ों की यात्रा कीजिए, 4 धाम यात्रा कीजिए, बिना किसी परेशानी के कीजिए। वहाँ पे प्रशासन आपकी हर स्तर पर मदद करने के लिए खड़ा है। आप पहाड़ियों पर भी भरोसा करेंगे, वो बहुत सरल होते हैं, सच मानिए। आपको यात्रा करने के बाद लगेगा कि आप वास्तव में देवभूमि में हैं। तो आपकी यात्रा भगवान बद्री विशाल केदारनाथ स्वामी बहुत जबरदस्त रखें। मेरी यात्रा का अनुभव तो बहुत प्यारा है। आशा है आपकी भी 4 धाम यात्रा बहुत सुखद होगी। और मैं ऐसा मानता हूं भगवान बद्री विशाल और केदारनाथ स्वामी की कृपा से कि जब आप दर्शन करके लौटेंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको पहाड़ी लोग कैसे लगे, आपको वहाँ के प्रशासन कैसे लगे। मैं मानता हूँ कि किसी भी नेगेटिव चीज़ से आप दूर रहिए और आपकी यात्रा बहुत मंगलमय हो। लेकिन अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अपनी 4 धाम यात्रा का अनुभव। मैं मानता हूँ कि पहाड़ों का विकास, पहाड़ों में चल रहे काम, पहाड़ों में आ रही रौनक, ये सब आपकी यात्रा का परिणाम है। तो अपनी यात्रा को किसी भी तरीके से स्थगित, पोस्टपोन मत कीजिए। हर जगह निश्चित मानिए सब आपकी मदद करने के लिए खड़े हैं। तो जय बद्री विशाल, जय स्वामी केदारनाथ।